नियर नॉर्मल एडजस्टमेंट है वो जब फाइनल इमेज D 25 सेंटीमीटर पे बनती है। व्हेन फाइनल इमेज कौन सी है, आई डैश इज सीन at a distance D equal to 25 centimeter from eyepiece, from eye और eyepiece दोनों की। दोबारा से चाहो तो चेक कर लेंगे भाई एक बार। जो ओ डैश है ये ऑब्जेक्ट है, इस ओ डैश को मैग्नीफाई कर रहा है ऑब्जेक्टिव और इमेज बना रहा है जे डैश। जो जे डैश है वो इंटरमीडिएट इमेज है। इस इंटरमीडिएट इमेज को हम आईपीस के थ्रू रीमैग्नीफाई कर रहे हैं और रीमैग्नीफाई करने के बाद में हमने ये रेज से ओरिजिनेट कराई और ये हमें पॉइंट आई डैश से आते हुए अपीयर हुई। तो जो फाइनल इमेज है वो आई डैश है जो विजिबल है आंख को मैग्निफिकेशन के बाद में, मतलब रीमैग्निफिकेशन के बाद में। अब आई आई डैश फाइनल इमेज है जो हम देखेंगे, उसके लिए फिर वही पुराने दो केस बनेंगे कि एक बार फाइनल इमेज आई डैश इज ऑब्टेन्ड एट टी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन 25 सेंटीमीटर, और नॉर्मल विजन में वो इंफिनिटी पे बननी चाहिए जब आई मोस्ट रिलैक्स होगी। तो इस सिचुएशन में हमने ये देख लिया कि जब ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखें, ऑब्जेक्ट को मान लिया हमने यू डिस्टेंस पर रख रहे हैं, जब फाइनल इमेज बन रही है आई डैश एट अ डिस्टेंस डी, तो इसके लिए हमने ये लेंस फार्मूला लगा दिया। तो हमारे पास एक रिलेशन यहाँ पे ये अवेलेबल है जो हम आगे यूज करेंगे। अब तुम ये देखो यहाँ पे कि अगर हम यहाँ बीटा कैलकुलेट करेंगे तो बीटा क्या होगा, आई डैश अपॉन डी और जे डैश अपॉन यू। ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट और एंगल सबटेंडेड बाय इमेज सेम ही होता है। क्योंकि तुम्हें ये दोनों ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे, ये दोनों ट्रायंगल तुम्हें सिमिलर ट्रायंगल जैसे ही तो दिखेंगे भाई। तो ये काम तो हम पिछले टाइम से करते रह रहे हैं। यस सर। अब यहाँ से हमने मैग्निफिकेशन निकाल लिया कि जब फाइनल इमेज एट अ डिस्टेंस डी आई डैश 25 सेंटीमीटर पे बनती है तो उस टाइम पर जो विजुअल एंगल सबटेंडेड एट द रेटिना बीटा वो कितना होगा, वो या तो आई डैश अपॉन डी होगा या वो जे डैश अपॉन यू होगा। अब जे डैश अपॉन यू को यूज करें या आई डैश अपॉन डी को यूज करें, वो तुम्हारी खुद की कंसेंसस है। तो फिलहाल तो मेरा काम चल गया। तो यहाँ पे देखो m कितना होगा, m होएगा बीटा अपॉन अल्फा मैक्सिमम। अब ये जो बीटा अपॉन अल्फा मैक्सिमम, इसके लिए हमें बार बार कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे तो हम बस याद रखेंगे कि ये एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट है। कब, जब ऑब्जेक्ट रखी होती है नेकेड आई से 25 सेंटीमीटर डी पे। ये तो फिक्स है ना, कांस्टेंट होता है। ये सर इंटरमीडिएट इमेज जो बनी उसकी डिस्टेंस 25 नहीं नहीं, सेंटीमीटर ना ना, है ना, मतलब। हाँ नहीं, मतलब ये जो हम अल्फा मैक्सिमम निकाल रहे हैं ये तो हम जब किसी ऑब्जेक्ट को विदाउट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, जब बिना हमने किसी इंस्ट्रूमेंट के। ये तो हमने कोई कंपाउंड माइक्रोस्कोप वगैरह लगाई नहीं ना, नेकेड आई से रखने से वो ऑब्जेक्ट तुम्हें कितने साइज की मैक्सिमम दिखाई दे जाती है, वो तो ये है। अब साइज हाँ ऑफ, सर। अब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो तुम्हें दिख रहा है यहाँ से ओ डैश है। अब इस ओ डैश को अगर नेकेड आई से हम 25 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो ये कितना विजुअल एंगल सबटेंड करेगी, ये तो वो है अल्फा मैक्स है ये। अल्फा मैक्स। अब इस अल्फा मैक्सिमम के कंपैरेटिवली हमें मैग्नीफाइड इमेज जो मिलेगी वो कितना एंगल सबटेंड कर रही है, तो वो एंगल इस एंगल के कंपैरिजन में कितना बड़ा है, वही तो मैग्निफिकेशन होता है। हाँ सर। तो अब यहाँ देखो हमें वो इतने साइज का विजिबल था। अब तुमने क्या करा, तुमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना ली। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पहले उसे ऑब्जेक्टिव ने मैग्नीफाई करके जे डैश बनाया, जे डैश फिर आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा।
अब तुम्हें फाइनल इमेज दिखाई दे रही है आई आई डैश। अब आई आई यस डैश सर। जो है वो या तो 25 सेंटीमीटर पे बनाएंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, या इन्फिनिटी पे बनाएंगे। तो ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए अपने पास एक रेंज होती है साइज ऑफ इमेज के मैग्निफिकेशन के लिए, कि भाई हम यहाँ से यहाँ तक मैग्नीफाई कर सकते हैं। तो जो लीस्ट साइज होता है मैग्निफाइड इमेज का, वो एक्चुअली में वो है जब इमेज फाइनल बनती है इन्फिनिटी पे। वो नॉर्मल विजन है जब आई मोस्ट रिलैक्स्ड होती है। और जब स्ट्रेस्ड आई होती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, जब मैग्निफाइड होती है तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा, तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो या इमेज जो तुम देख रहे हो 25 सेंटीमीटर पे बननी चाहिए। तो इमेज फाइनली जब आई आई डैश 25 सेंटीमीटर पे होगी तो वो इस ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन के बाद मैक्सिमम साइज तुम्हें विजिबल होगा। तो पहले तो तुम ओ ओ डैश को 25 पे रख के देख रहे थे, अब तुम ओ ओ डैश की मैग्निफाइड इमेज आई आई डैश को 25 सेंटीमीटर पर रख के देख रहे हो। तो अब तुम्हें पता चल रहा है ना कि इसके कंपैरेटिवली ये कितने बड़े साइज में तुम्हें दिखाई दे रही है। यस सर। तो अभी हमने ये कैलकुलेट करा है कि जब फाइनल इमेज आई आई डैश 25 सेंटीमीटर पे बननी है, तो उस टाइम पे वो कितना विजुअल एंगल आंख पे सबटेंड कर रही है, वो ये बीटा है भाई। जब वो विदाउट जी सर। इंस्ट्रूमेंट, हाँ वो जब हम विदाउट इंस्ट्रूमेंट ऑब्जर्व कर रहे थे तो वो अल्फा मैक्स था। तो ये विजुअल एंगल इस विजुअल एंगल के कंपैरिजन में कितना बड़ा है, ये तो वही तो मैग्नीफाइड, वही तो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन है। यस। समझ आई भाई ये बात नहीं आई? आ गई सर। देखो हम रिपीटेडली हम एक ही चीज कर रहे हैं, यही काम हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था, यही काम हम टेलीस्कोप में करेंगे। तो कुछ नई चीज नहीं है, बस एक बार चीजें ठीक से समझ आ जाए काम चलता रहता है। अब तुम ये देखो यहाँ पे कि एम, अब बीटा की वैल्यू रख दो भाई, बीटा कितना है? बीटा है जे जे डैश अपॉन यू इंटू अल्फा मैक्स कितना है? डी अपॉन ओ ओ डैश। बोलो ये बात समझ आई या नहीं? आ गई सर। अब डी इंटू 1/u को हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट करा है यहाँ पे, अगर तुम्हें दिखाई दे रहा हो तो। नहीं समझ रहे हो? हम्म। यस सर। इसको रख दूंगा वहां पे, माइनस लगा दो यहाँ पे, 1/fe प्लस 1/d। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? नो सर। जे जे डैश अपॉन ओ ओ डैश। ठीक है भाई, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे? नो सर। अब यहाँ आ जाओ जरा एक बार, इस पे जे जे डैश अपॉन ओ ओ डैश पे आ जाओ। कुछ दिख पा रहा है यहाँ पे? यस सर। जे जे डैश अपॉन ओ ओ डैश, ज्योमेट्री में देखो क्या ही होगा। भाई मैं तुम्हारे लिए थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, लाओ हल्के से कलर से मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ एक बार, फिर हो सकता है तुम्हें ठीक से चीजें दिखें। तुम देखो सिर्फ इस चीज को। दो सिमिलर ट्राइंगल्स है ना। ये बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या इनमें? नो नहीं सर। सर। तो जे जे डैश अपॉन वी क्या ओ ओ डैश अपॉन यू नहीं है? है सर। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो भाई क्या। नो सर। तो मैं कहीं को लिख दूं इसे एक बार, सेकंड लिख देता हूँ, चलो change करके लिख देता हूँ भाई यहाँ पर। वी अपॉन यू आ जाएगा फिर। हाँ ये ओ ओ डैश अपॉन यू, मैं इसको यू लिख देता हूँ, यू ओ। यू ओ मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, इक्वल टू क्या ये आई आई डैश
अपॉन VO, ये VO जो है ये इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव है उसकी डिस्टेंस। तो तुम यहाँ पर अरे मैंने कुछ गलती लिखी है, ये जे जेड है, जे डैश ये जे जेड है। तो अब तुम देखो जे जे डैश अपॉन ओ ओ डैश कितना है, यू नॉट अपॉन वी नॉट नहीं, एस ऑफ यहाँ रखूंगा तुम कितना लिखूं, इसकी जगह क्या रख दी, जे जे डैश अपॉन ओ ओ डैश की यू नॉट अपॉन वी नॉट। वी नॉट अपॉन यू नॉट, जे जे डैश अपॉन ओ ओ डैश वी हाँ नॉट, वी नॉट अपॉन, बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। और ये जो अगर तुम्हें सिंपल लेंस का मैग्निफिकेशन याद हो, जो मैं तुम्हें लीनियर मैग्निफिकेशन लेटरल मैग्निफिकेशन पढ़ा रहा था, ये उस टाइम पे भी तो हमने करा था ये। करा था सो। तो अब तुम एक चीज देखो जरा, ये है, यहाँ पे दो मैग्निफिकेशन। तो मल्टीप्लाई हो गया उनका। हाँ सर। भाई पहले ऑब्जेक्ट के साइज को इतने में टाइम्स मैग्नीफाई किया गया, दूसरे बार इतने टाइम्स मैग्नीफाई किया गया। यस सर। तो और अगर तुम्हें याद हो तो भाई लेंस मेकर फॉर्मूला किस काम आएगा फिर, ये 1/f ऑब्जेक्टिव के लिए भी तो लगा लेंगे फिर हम इसे, कितने डिस्टेंस दूर ऑब्जेक्ट रखने से कितने डिस्टेंस दूर इमेज बन रही है, तो हम वी नॉट और ये यू नॉट का जो वो है रिलेशन यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसमें ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ इन्वॉल्व हो जाएगी। हाँ जी सर। बोलो किस किस को समझ नहीं आया? हम्म, आगे सर। आ गया सर। चलो अब फिर वही इमेज भाई दोबारा बनानी पड़ेगी सारी चीजें, एक सेकंड। देखो मान लो कि ये इसकी फोकस है ओ, कि ये तो यहाँ पे भी चीज हो रही है F पे, तो यहाँ से क्या होगा फिर इसके ऊपर रे इंसिडेंट होगी सीधी ऐसे, ये देखो रे डायग्राम को इसी तरह से बनाने की कोशिश करना जैसे मैं बना रहा हूँ, मतलब पहले जैसे इमेज बना लो, यहाँ इमेज बनाने के बाद में लेंस वगैरह बना लो, क्योंकि अगर तुमने पहले लेंस को स्टेब्लिश कर लिया तो फिर तुम्हें उसको छोटा बड़ा साइज करना पड़ेगा, तो छोटा बड़ा साइज करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अब जैसे मुझे पता है कि ये रे यहाँ तक आई, तो मैं लेंस को पहले से ही थोड़ा बड़े साइज का बना लूंगा, ऐसे कट फिट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है सर। ये बन गया ना मुझे। अब देखो यस सर। अब क्या होगा यहाँ पर, रे डायग्राम को और ध्यान रखना कि एग्जाम में भाई पेंसिल से बनाने की कोशिश करना और उसमें काट पीट कम करें, चाहे घर पे उसकी एक बार ठीक से प्रैक्टिस कर ले, मतलब जहां तुम्हें इमेज बनानी है पहले से रे को वहीं इंटरसेक्ट करा लें, उसके बाद में इमेज बनाओ। ऐसा नहीं कि बाद में तुम सब एक बार इंटरसेक्ट कहीं और हो रही है लाइन, लेंस कहीं और बना रखे हैं तो दिक्कत होती है। अब देखो यहाँ से ये कौन है, ये भाई साहब है जे जे डैश। अब हम ये दूसरे वाला केस डिस्कस कर रहे हैं भाई, कौन सा, नॉर्मल व्यू। पहला नियर नॉर्मल व्यू था, इसमें क्या होता है, जो फाइनल, इमेज होती है वो इन्फिनिटी पे होती है। हाँ फाइनल इमेज इज सीन एट इंफिनिटी एंड
I is most relaxed। इस सिचुएशन में I सबसे ज्यादा रिलैक्स होती है। तो अब जरा एक बार चेक करो ठीक से कि अगर फाइनल इमेज जो थी वो तो ये थी ना, अगर तुम इसको देख पा रहे हो। ये वाली आई आई डैश को देख रहे थे हम। नियर नॉर्मल विजन में कहाँ पे थी वो? डी पे। अब की बार कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। नहीं हाँ ना? सर, तो आई आई डैश अगर इन्फिनिटी पे है तो मुझे बस ये बता दो कि जे डैश कहाँ है। फोकस पे, किसके? आई पीस के। आई पीस के। आई तो, पीस के। तो आई पीस के फोकस पे बननी चाहिए जे डैश। देखो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है बिल्कुल भी। हमें वी पता है, तो ये जो पहले ये नहीं है, है। ये जो ये है भाई, ये आई पीस की फोकस है, इतना समझ लो बस। यस सर। तो अब क्या होगा कि अब जो भी रे डायग्राम तुम्हें बनाना है, ये बात तुम्हें पहले से ही पता है ना कि यहाँ से रे जाएगी ऐसे। सही। अब यस सर। ये रे भी तो इसी के टॉप से आते हुए दिख रही है ना। ये जो ये दो रे तुम्हें अगर दिखाई दे रही है तो जो आगे की तरफ एक्सटेंडेड है, ये भी तो लेंस पे जा रही है। तो ये लेंस इनको क्या करेगा? नहीं समझ आया कुछ? यस सर। क्या लग रहा है कि ये सब इन्फिनिटी से आ रही है। से आ रही है। ये सब रेज पैरेलल? बोलो, समझ नहीं आया क्या भाई? आगे सर। इन सबको देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब रेज अपना इधर की तरफ इन्फिनिटी पे जा रही है। तो ये आई आई डैश एक्सटेंडेड टुवर्ड्स इन्फिनिटी टू फॉर्म आई आई डैश, जो फाइनल इमेज है। बोल दो भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो हम्म? सर। अब एंगल सबटेंडेड बाय इमेज और एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट क्या होता है? सेम। तो आई आई डैश अपॉन इन्फिनिटी, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी वो भी इन्फिनिटी। कंपैरेटिवली हम ये नहीं लिख सकते बीटा कि जे डैश अपॉन एफ ई। हाँ सर। भाई यहाँ पे हम बी डैश बीटा को क्या जे डैश अपॉन एफ ई भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं सर। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। अब अल्फा मैक्स तो वही होगा, ओ डैश अपॉन डी एम। मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी भाई? बीटा अपॉन अल्फा मैक्सिमम। अब बीटा कितना है? जे डैश अपॉन एफ ई। एफ ई। जे डैश अपॉन ओ डैश, फिर वही किस्सा पुराने वाला है। डायरेक्ट ही लिख दूं? वी नॉट अपॉन वी नॉट। बोलो, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किसी भी ऑब्जेक्ट का ये लीस्ट मैग्निफिकेशन है। और ये जो इससे पहले हमने कैलकुलेट किया था, ये जो ये है, ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। यस सर। तो इसके मैग्निफिकेशन के बीच में जो साइज भी तुम्हें सूट आए, जो भी तुम्हें सूटेबल लगता हो, उसी के अकॉर्डिंग हम इमेज बना लेंगे। अब ये बता दो, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? नहीं है सर। नहीं। अब इसमें तुम जब थ्योरी लिख रहे होगे तो तुम्हें ये मतलब तुम्हें मिला होगा इस तरह का कि in case of compound microscope, the two lenses are fitted in a tube
जिसमें से हम एक को ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं, एक को आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव आर मेड अप ऑफ टू लेंसेज केप्ट नियर बाय टू ईच अदर। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली में कि ये भी कॉम्बिनेशन होता है लेंसेज का। और इसमें क्या करते हैं हम लोग कि इन लेंसेज को हम लोग क्रोमेटिक एब्रेशन, स्फेरिकल एब्रेशन वगैरह से सबसे फ्री बनाते हैं, नहीं तो फिर इसमें कलर्ड इमेज वगैरह देखो, जो डिफेक्ट्स ऑफ लेंस पढ़े थे ना हमने, यस सर। जैसे लास्ट में चैप्टर में। हाँ उससे भी फ्री करके रखते हैं भाई इसको। ठीक है सर। ठीक। अब एक चीज देखो जरा तुम ध्यान से कि ये जो इसमें आ जाएगा कि भाई इसमें हम इन दोनों को फिर स्लाइडिंग ट्यूब में फिक्स करके रख लेंगे। मतलब जब टेलीस्कोप के साथ अब हम काम करेंगे, इससे अगला टॉपिक टेलीस्कोप का आएगा, तो उसमें तुम देखना कि जैसे मान लो तुम्हें कोई एक पेन है मान लो, तो तुम ये देख रहे हो कि भाई तुम्हें ये पेन इतने साइज का है, तुमने ये अपनी आई से इसको 25 सेंटीमीटर पर रख के देख लिया कि भाई कितना विजुअल एंगल सबटेंड कर रही है, वो क्या होगा, अल्फा मैक्सिमम होगा। यस सर। तो जो ऑब्जेक्ट तुम्हारे नियर बाय होती है उनके लिए तुम्हारे पास ये अवेलेबिलिटी होती है कि तुम उसको अपनी आंख से 25 सेंटीमीटर दूर रख के ये चेक कर लो कि इसका नॉर्मल साइज तुम्हें कितना बड़ा, कितना बड़े से बड़ा दिख पा रहा है। एक ऑब्जेक्ट का नॉर्मल साइज तुम्हें बड़े से बड़ा कितना दिख पा रहा है, वो तुम क्या करोगे, उसको 25 सेंटीमीटर दूर रख के देख लोगे। यस सर। पर अब तुम्हें देखना है मून को, यस सर। तुम मून को अपनी आंख से 25 सेंटीमीटर पे कैसे रखोगे, इसका मतलब मून के लिए तो ये वाली कंडीशन खत्म होगी ना। हाँ जी सर। तो 25 सेंटीमीटर पर तो कैसे? वो हाँ वो वाली कंडीशन खत्म होगी, 25 सेंटीमीटर पे मून को कैसे रखोगे। यस सर। तो वहां पे हमें मैग्निफिकेशन को थोड़ा दूसरे तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है सर। पर फाइनल इमेज जो होगी उसके लिए यही सेम कंडीशन होगी कि फाइनल इमेज इज सीन एट 25 एंड फाइनल इमेज इज सीन एट इंफिनिटी। ठीक है ना। यस सर। तो अब अपने पास एक टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप में मतलब तुम्हारे यहाँ टेलीस्कोप में एक ही टेलीस्कोप है, पर फिर भी मैं तुम लोगों को जो मल्टीपल टाइप्स की, रिफ्लेक्टिंग रिफ्रैक्टिंग टाइप, गैलीलियन और ये टेरेस्ट्रियल टाइप, मैं तुम्हें करा दूंगा दो तीन, तुम्हारा यूज की हो, जब यूज होगी तो। ये वेलोर वगैरह का एग्जाम भी अलग होता है, यस यस तो अलग होता है ये भी। यस अलग हो जाए। हाँ तो कभी कभी इसमें ना ऑड से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो तुम थोड़ा ठीक से इनको देख लेना। मैं तुम्हें जो उसके टेलीस्कोप के आगे दो तीन तरह की और है, वो तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में तो है नहीं, पर वो कहीं इधर उधर करो बकवास बकवास सा सवाल इधर उधर आ जाएगा नहीं, तो उसमें तुम्हें हेल्प हो जाएगी। तो तुम इसे नोट कॉपी कर लेना एक बार, भाई टेलीस्कोप पे कल करा दूंगा मैं तो। ठीक है सर। 2 दिन और लगेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर ये 2 दिन में, ठीक है। ठीक है एक सर। सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अब कंपाउंड तो मैंने करा दिया ना तुम्हें। उसमें सर मैंने एक पॉइंट पढ़ा था कि द लेंथ ऑफ द ट्यूब शुड बी लार्ज, ये समझ नहीं आया सर क्यों ना। मतलब लार्ज में ये होना चाहिए ना भाई, देखो ये जो ये वाली इमेज है मान लो ये बन रही है जैसे जे डैश, यस सर। ये देखो ना कितनी दूर बन रही है, उसके बाद तुम इस आई पीस को स्लाइड करके उसको एडजस्ट करोगे ना जे डैश से फाइनल बनने वाली इमेज आई आई डैश को। करेंगे सर। तो एक तो ये देखो, ये लेंथ जितनी बड़ी तुम्हें दिखेगी जे डैश, जितना हम पीछे की तरफ लेंगे उतना ही बड़े साइज का होता चला जाएगा। इसलिए भाई लार्ज होना एक बार चाहिए एक ट्यूब बात को। समझो ना, देखो अगर ये दोनों की दोनों रेज जहाँ जे डैश फॉर्म हो रहा है, अगर ये इंटरसेक्ट यहाँ पे कर जाती है तो जे डैश थोड़ा और साइज का छोटा होता। हाँ सर। और अगर ये दोनों की दोनों हम जहाँ पे प्रेजेंटली इंटरसेक्ट कर रही हैं इस जगह पे थोड़ा पीछे की तरफ एक्सटेंड करते तो इमेज जे डैश यहाँ बनती। बनती सर। ये जे डैश अगर यहाँ बनती तो इस ऑब्जेक्टिव को भी तो फिर इधर की तरफ रखना पड़ता ना। हाँ जी सर। वो तो जे डैश जितनी बड़ी होती उतनी बड़ी आई आई डैश होती।
हाँ जी सर। तो दिख रहा है ना कि जो एक्सटेंडेड लेंथ है ट्यूब की उसका क्या एडवांटेज है। यस। हाँ तो इसी वजह से लेते हैं भाई जी। एक तो मुझे ये बताओ कि जब मैं तुम्हें डिफेक्ट्स ऑफ लेंस पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे मैंने तुम्हें ये मिरर वगैरह में कि हम पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं या फिर हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, वो सब पढ़ा दिया था नहीं पढ़ाया था। हेलो। हेलो। नहीं सर। मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था कि मतलब हम स्फेरिकल एब्रेशन या क्रोमेटिक एब्रेशन को कैसे रिमूव करते हैं। उसकी करेक्शन तो पढ़ा दी थी। तो करेक्शन ही तो पूछ रहा हूँ मैं कि उसके रिमूवल के लिए कि हम जैसे हेडलाइट में हम लोग थोड़ा स्फेरिकल मिरर के बजाय पैराबोलिक मिरर यूज कर लेते हैं, जिससे कि जो रेज रिफ्लेक्शन के बाद मल्टीपल जगह पे फोकस होती है वो एक ही जगह हो जाए, बीच वाला पार्ट जो होता है थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। वो तो पढ़ा दिया था सर। चलो फिर तो ठीक है, एक बार फिर भी चेक कर लेना, ना पढ़ाया हो तो मुझे याद दिला देना, ठीक है भाई। ठीक है सर। कल मिलेंगे, चलो गुड नाइट।